आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 के विश्व इतिहास विषय का अध्याय 9 जिसका नाम है औद्योगिक क्रांति। और आज के इस भाग में हम बात करेंगे कि आखिर औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही क्यों हुई। बाकी जो देश थे, हालांकि जैसे हमने बात कही थी कि स्पेन और पुर्तगाल थे, वो भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप का अगुवा बन चुके थे, उनका आर्थिक विकास सबसे ज़्यादा था। लेकिन उसके बावजूद भी आखिर ब्रिटेन ही ऐसा देश क्यों है जो इस क्रांति का, इस औद्योगिक क्रांति का अगुवा बना था। वहीं पर ये क्रांति क्यों हुई, तो वो कौन कौन से कारण थे, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है परीक्षा की दृष्टि से भी। कई बार आपसे बड़ा प्रश्न या छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं कि आखिर क्या कारण थे जिनकी वजह से औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही हुई है। तो आइए शुरू करते हैं। इसके कुछ अध्ययन के बिंदु, यहाँ पर हम दो विषयों पर बात करेंगे कि ब्रिटेन में ही क्यों, और आखिर किस तरह से जो ब्रिटेन के शहर थे और जो वहाँ का व्यापार था और वहाँ की जो वित्तीय व्यवस्था थी, उसने इस औद्योगिक क्रांति के लिए आधार भूमि तैयार की है। इससे पहले कि हम ये चर्चा करें कि आखिर ये क्रांति ब्रिटेन में ही क्यों हुई, इससे पहले आपको ध्यान रखना है, ये जो यहाँ पर मानचित्र दिया गया है, ये मानचित्र दिया गया, उस पर आप एक नज़र डालें कि आपको कम से कम यूरोप में ब्रिटेन का मानचित्र अच्छी तरह से पता होना चाहिए, उसकी भौगोलिक स्थिति पता होनी चाहिए कि किस प्रकार का मानचित्र था। क्योंकि इसकी ब्रिटेन की भौगोलिक जो स्थिति थी, उसने औद्योगिक क्रांति लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसकी जो भौगोलिक स्थिति है, इसकी वजह से उसे बहुत अधिक लाभ हुआ था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। तो आइए देख लेते हैं कि किस तरह का ये मानचित्र है। आपको जो यहाँ दिया गया है वो ग्रेट ब्रिटेन दिया गया है। दोस्तों, ब्रिटेन कई नामों से जाने जाते हैं। जैसे कई बार आपने ब्रिटेन के लिए शब्द इस्तेमाल करते हुए देखा होगा कि ये ग्रेट ब्रिटेन भी कहलाता है। ग्रेट ब्रिटेन शब्द यूज होता है कई बार इसके लिए। कई बार आपने इसके लिए केवल ब्रिटेन शब्द इस्तेमाल होते हुए देखा है, और कई बार आपने इसके लिए केवल इंग्लैंड शब्द का इस्तेमाल भी आपने देखा होगा। इंग्लैंड, तो तीन नामों से ये जो देश है जाना जाता है। तो कई बार इसे ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, कई बार ब्रिटेन कहा जाता है, और इंग्लैंड भी कहा जाता है। और तीनों ही जो नाम है वो भौगोलिक दृष्टि से मायने रखते हैं। इनमें जो अंतर है, केवल इनके नामों में अंतर नहीं है, बल्कि इनकी जो भौगोलिक विस्तार है उसमें अंतर है। देखिए, जब हम बात करें ग्रेट ब्रिटेन की, अगर हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं तो उसमें हम मुख्य रूप से क्या शामिल करते हैं, याद रखिएगा। जब ग्रेट ब्रिटेन की बात करेंगे तो हम मुख्य रूप से उसमें शामिल करेंगे इंग्लैंड को। एक तो जो इंग्लैंड वाला क्षेत्र है वो शामिल करते हैं, याद रखिए। प्लस इसमें हम शामिल करते हैं ये जो वेल्स है, इंग्लैंड को शामिल किया आपने, इंग्लैंड की जो भूमि है वो ये जो यहाँ दिखाया गया आपको, और वेल्स वाला जो क्षेत्र है उसको हम शामिल करते हैं, वेल्स। इसके अलावा तीसरी चीज भी हम शामिल करते हैं, स्कॉटलैंड को भी शामिल करते हैं इसमें हम, याद रखिएगा। स्कॉटलैंड को शामिल करते हैं आप, स्कॉटलैंड को भी आप शामिल करते हैं। प्लस एक चीज और आप इसमें शामिल करते हैं, वो है नॉर्दर्न आयरलैंड, यानी उत्तरी आयरलैंड को भी इसमें आप शामिल करते हैं, उत्तरी आयरलैंड। तो ये मुख्य रूप से ये हुआ ग्रेट ब्रिटेन। दोस्तों, तो ग्रेट ब्रिटेन की बात है तो इंग्लैंड इसमें शामिल होगा, वेल्स होगा, स्कॉटलैंड इसमें शामिल होगा, और इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड यानी कि उत्तरी आयरलैंड जो है उसमें शामिल होगा। तो चार मुख्य जो भूमि के क्षेत्र हैं वो शामिल है ग्रेट ब्रिटेन में। लेकिन केवल जब ब्रिटेन की बात आती है तो इसमें केवल और केवल, याद रखिए, जब ब्रिटेन की बात आएगी तो केवल इसमें इंग्लैंड शामिल होगा, वेल्स शामिल होगा, और स्कॉटलैंड को इसमें हम शामिल करेंगे। तो केवल तीन क्षेत्र शामिल होंगे, याद रखिएगा, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। और याद रखिए दोस्तों, जब हम ये अध्ययन कर रहे हैं इस अध्याय का, तो इसमें हमारा जो पूरा जो शब्द है वो हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे, ब्रिटेन ज्यादातर जो शब्द है वो हम इस्तेमाल करेंगे। और ब्रिटेन का मतलब इन तीनों भागों से, ये जो तीनों भूमि के टुकड़े हैं, ये तीनों भूमि के जो क्षेत्र हैं, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इनको हम शामिल करेंगे। और केवल अगर आप इंग्लैंड की बात करते हैं तो केवल इंग्लैंड में ये क्षेत्र ही शामिल होता है इसमें। तो अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, इस मानचित्र को आप कहीं भी आपको मिले तो मानचित्र लेके बैठिए जरूर, क्योंकि जब ये अध्याय आप औद्योगिकरण पढ़ रहे होंगे तो ब्रिटेन का मानचित्र होना आपकी बात जरूरी है कि कौन कौन से क्षेत्र हैं। क्योंकि ब्रिटेन के जो नगर थे, जो बड़े बड़े जो शहर थे, वहाँ पर उन्होंने भूमिका बहुत ज़्यादा निभाई थी औद्योगिक क्रांति में। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि लंदन, यहाँ सिटी, ये देखिए लंदन जो कि राजधानी है यहाँ दिखाया गया आपको, ऑक्सफोर्ड जो है वो यहाँ दिखाया गया है, ब्रिस्टल जो आपको यहाँ दिखाया गया है, एडिनबर्ग जो है वो यहाँ है, ग्लासगो है ये यहाँ है, न्यूकैस्टल जो शहर है वो यहाँ है, मैनचेस्टर जो बहुत महत्वपूर्ण शहर रहा है औद्योगिक क्रांति के दौरान, वो उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। तो इस प्रकार जो ब्रिटेन के जो देश हैं, ब्रिटेन के जो ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से भागों को हम शामिल करते हैं, ब्रिटेन में कौन से भागों को शामिल करते हैं, और इंग्लैंड की क्या भौगोलिक स्थिति, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखते हैं कि अध्ययन इसमें हम देखते हैं ब्रिटेन में ही आखिर क्यों ये क्रांति होती है।
तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि यहाँ एक राजनीतिक स्थायित्व था और सुदृढ़ता थी। बाकी जो यूरोप के देश थे वहाँ वो क्रांति के दौर से गुजर रहे थे, वहीं ब्रिटेन की अगर बात करें तो यहाँ पर राजनीतिक स्थायित्व था और सुदृढ़ता एक तरह की थी। यानी यहाँ जो राजा हुआ करता था उसके नेतृत्व में सभी जो भाग थे ब्रिटेन के वो एक थे, इनमें राजनीतिक एकता थी। इसी वजह से वो एक शांतिपूर्ण माहौल उनको वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी उसको मिल पाया आगे बढ़ने के लिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि वहाँ एक समान, क्योंकि पूरी राजनीतिक स्थिरता थी, इसी वजह से एक समान कानून व्यवस्था भी थी। किसी तरह का कोई भ्रम नहीं था कानूनों को लेकर ब्रिटेन के अंदर, तो एक समान कानून व्यवस्था भी वहाँ प्रचलित थी, जिसने कि औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया। इसके अलावा जो वहाँ पर एक मुद्रा जो अर्थव्यवस्था थी वो भी काफ़ी मात्रा में प्रचलित थी। हमने देखा था कि किस प्रकार स्पेन और पुर्तगाल ने जब भौगोलिक खोजें की, भौगोलिक खोजों के बाद जो सोना और चांदी अत्यधिक मात्रा में मिला और यूरोप के देशों में फैला, तो उसकी वजह से जो मुद्रा अर्थव्यवस्था थी उसको गति मिली थी। और ब्रिटेन ने लगभग 17वीं शताब्दी के आसपास आके अपने पूरे देश में, ब्रिटेन में पूरे देश में मुद्रा अर्थव्यवस्था का चलन हो चुका था। इसकी वजह से जो लोग थे उनके पास अपनी जो आमदनी थी या जो आय थी उसे अन्य विकल्पों पर खर्च करने के उन्हें नए विकल्प मिल गए थे। इसी वजह से औद्योगिक क्रांति होना संभव हुआ था। इसके लिए जो ब्रिटेन के पास एक खुली बाजार अर्थव्यवस्था भी ब्रिटेन के पास थी, यानी वहाँ किसी तरह के बड़े जो लाइसेंस की जो प्रणाली थी वहाँ नहीं थी। वो नहीं, व्यापारियों को अपने व्यापार करने में बिल्कुल खुला मंच मिला हुआ था। यानी ब्रिटेन में अगर कोई माल एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर जाता था तो ज़्यादातर उस पर कर नहीं लगते थे। तो इस वजह से ये जो खुली बाजार प्रणाली थी इसने औद्योगिक क्रांति को बल दिया। इसके लिए हम देखते हैं कि जो इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति है बहुत ही शानदार है। इंग्लैंड की जो भौगोलिक स्थिति है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अटलांटिक तट पर ये शहर बसा। इसके ये जो एक तरह का द्वीप समूह के रूप में था, और इसका जो प्रत्येक शहर था उसमें नहरें बना दी गई थी समुद्र से जोड़ने के लिए। तो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था उसकी दृष्टि से इसकी बहुत ही मुफीद स्थिति हम देखते हैं। इसके अलावा जो विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य इंग्लैंड के पास था, एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ हम देखते हैं कि इंग्लैंड का जो साम्राज्य था, औपनिवेशिक जो साम्राज्य था वो बहुत विशाल था, जिसकी वजह से इंग्लैंड अपना जो कच्चा माल था वो वहाँ से आयात कर सकता था और सस्ते दामों पर, और इसके अलावा जो अपना तैयार माल था उसका निर्यात वहाँ पर वो कर सकता था बहुत महंगे दामों पर। तो इसका जो औपनिवेशिक साम्राज्य था उसने भी औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब देखते हैं कि एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण था ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होने का, वो था कृषि क्रांति। दोस्तों, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होने से पहले कृषि क्रांति हो चुकी थी। हालांकि जो कृषि क्रांति शब्द है उसको बाद में इतिहासकारों ने जाके गढ़ा है, उस समय इस तरह का कोई बात, लेकिन 17वीं शताब्दी में जो ये 18वीं शताब्दी में जो परिवर्तन 18वीं शताब्दी में जो परिवर्तन आए हैं, 18वीं शताब्दी में जो परिवर्तन आए ब्रिटेन में कृषि में मुख्य रूप से, उनको कृषि क्रांति कहा गया। दोस्तों, हुआ क्या कि हुआ क्या, जो वहाँ के जमींदार वर्ग जो हुआ करता था, इंग्लैंड या ब्रिटेन का जो जमींदार वर्ग था, उनके पास उनकी जो मुख्य भूमि हुआ करती थी, उन्होंने क्या किया, अपने जो आसपास की जो खेती की जो भूमि थी अपने आसपास, उसे उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया और उससे उन्होंने बड़े बड़े खेत बनाना शुरू कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो पूरे गांव की जो भूमि थी, सामुदायिक जो भूमि थी, उन पर भी उनका नियंत्रण हो गया और इन खेतों पर जो काम करने वाले मजदूर थे, और इसकी वजह से बड़े बड़े खेत यहाँ पर हम बनते हुए देखते हैं। और इन पे जो काम करने वाले जो मजदूर थे दोस्तों, इन खेतों पर काम करने वाले मजदूर या फिर इन खेतों में जो पशुपालन करने वाले या पशु चराने वाले जो किसान थे या खेतीहर मजदूर थे, वो बेरोजगार हो गए इसकी वजह से, क्योंकि ये जो बड़े बड़े खेत बन गए थे, इनमें जो जमींदार वर्ग था उन्होंने नई तकनीकों का जो नई तकनीकें थी उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो ये जो बेरोजगार श्रमिक थे, यानी जो श्रमिक जो थे बेरोजगार या कृषक बेरोजगार जो थे, ये अब इनके लिए दूसरे विकल्प तलाशने के लिए मजबूरी हो गई इनकी। तो ये अपनी आय के साधन के लिए अभी शहरों की तरफ रुख करने लगे। तो ये जो बड़ा वर्ग था, जो गांव का जो कृषक वर्ग था, जो कि अब बेरोजगार हो गया था, और जो पशुपालक वर्ग था वो बेरोजगार हो गया था, वो अब उसने कहाँ पलायन किया, उसने शहरों की ओर पलायन किया। और शहरों में जो औद्योगिक विकास हो रहा था उसके लिए मजदूरों की अत्यधिक आवश्यकता थी उनको, तो वहाँ पर इसने पूर्ति की। इस मजदूर वर्ग ने, ये जो कामगार वर्ग था, इसने वहाँ शहरों में औद्योगिक क्रांति को बहुत बल दिया, क्योंकि वो जो मांग थी वहाँ पर श्रम की, उसको इसने पूरा किया। तो ये जो कृषि क्रांति हुई थी, इसने किसी न किसी तरह से बल दिया था औद्योगिक क्रांति को। अब इसके अलावा हम बात करें कि लोहे और कोयले के प्रचुर भंडार। एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो ब्रिटेन जो है, या इंग्लैंड हम बात करें, ब्रिटेन की अगर बात करें तो ब्रिटेन के पास लोहे के और कोयले के बहुत प्रचुर भंडार हमें देखने को मिलते हैं। उसके पास, क्योंकि ये खुशकिस्मती थी ब्रिटेन की कि उसके पास इस तरह के भंडार थे। इसके अलावा जो दूसरे उद्योग में काम आने वाले खनिज थे वो भी पर्याप्त मात्रा में उसके पास हुआ करते थे। तो इन भंडारों ने, लोहे के और कोयले के भंडारों ने भी औद्योगिक क्रांति को बल दिया था। और हम देखते हैं कि शुरुआत जो है, ये जो प्रथम चरण है, ये मुख्य रूप से लोह उद्योग में और इसके अलावा वस्त्र उद्योग में प्रथम चरण
प्रथम चरण की जितनी घटनाएं थे, परिवर्तन थे, वो इसी चरण में होते हैं। इसके अलावा बात करें कि किस प्रकार शहर, व्यापार और वित्त की वजह से ये औद्योगिक क्रांति हुई ब्रिटेन में। जो ब्रिटेन के शहर थे उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा ब्रिटेन का जो व्यापारिक व्यवस्था थी, ब्रिटेन का जो व्यापारिक मॉडल था, उसने किस प्रकार भूमिका निभाई, और ब्रिटेन में जो वित्त की संस्थाएं थी और वित्त की उपस्थिति थी अंतर्राष्ट्रीय वित्त की, उसने किस प्रकार इसको सहयोग दिया, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करें तो देखें यूरोपीय शहरों का क्षेत्रफल। ये जो 18वीं शताब्दी की अगर बात करें, 18वीं शताब्दी की शुरुआत में क्या हुआ दोस्तों कि जो यूरोप के जो शहर थे उनकी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लग गई, उनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई। इसके अलावा उनके जो क्षेत्रफल था उस, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही थी तो उसके लिए भी उन क्षेत्रफल भी इन शहरों का धीरे धीरे बढ़ने लग गया था। और इन सभी शहरों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थिति किसने प्राप्त की थी दोस्तों? लंदन। और हम ये भी देखते हैं कि उस समय के जो बड़े शहर थे, उस समय के लगभग 29 बड़े शहरों में से 11 जो शहर थे वो किसके पास थे? वो अकेले यूरोप के जो इतने 29 शहर, जो बड़ी जनसंख्या वाले शहर थे या जो बड़े शहर थे, उनमें से जो 11 प्रमुख शहर थे वो कहाँ थे? ब्रिटेन में थे। और इन सब में जो सबसे बड़ा शहर था वो कौन था? लंदन था। लंदन की सबसे महत्वपूर्ण स्थिति थी इन सभी शहरों में। और इसकी वजह क्या थी दोस्तों? क्योंकि लंदन जो था वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु यहाँ ऋण की जो प्रमुख संस्थाएं थी, व्यापार करने के लिए जो ऋण देने वाली जो प्रमुख संस्थाएं थी वो कहाँ थी? लंदन में ही थी वो। इसके अलावा जो लंदन था वो त्रिकोणीय व्यापार का केंद्र भी था। त्रिकोणीय व्यापार से हमारा मतलब ये है कि एक तो जो इंग्लैंड और एक अफ्रीका, इंग्लैंड और इसके अलावा वेस्ट इंडीज के जो देश थे उनके बीच होने वाला जो त्रिकोणीय व्यापार था उसका सबसे प्रमुख केंद्र क्या था? उसका सबसे प्रमुख केंद्र था ये इंग्लैंड था, लंदन था। इसी वजह से लंदन का जो विकास हुआ था और लंदन में औद्योगिक क्रांति के लिए एक माहौल तैयार हुआ था। इसके अलावा अनेक जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी, चाहे वो एशिया की कंपनियां हो, चाहे अफ्रीका की कंपनियां हो, चाहे यूरोप की कंपनियां हो, उनका जो मुख्यालय थे अधिकांश वो कहाँ थे? वो भी सब लंदन में ही थे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों का नियंत्रण था। जो लंदन था या फिर इंग्लैंड की अगर हम बात करें, जो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग थे उनके ऊपर किसका नियंत्रण था? पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर इंग्लैंड का पूरी तरह से नियंत्रण था। क्योंकि इंग्लैंड की स्थिति ये थी कि एक जमाने में वो जहाजरानी के क्षेत्र में सबसे बड़ी शक्ति था इंग्लैंड, और इसी वजह से जो उसका औपनिवेशिक साम्राज्य था उसकी वजह भी शायद इसका जहाजरानी उद्योग ही था। तो जो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग थे उन पर भी इसका नियंत्रण था, क्योंकि इसकी स्थिति इस तरह की थी कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो जलमार्ग थे, अधिकांश जलमार्ग वो यहीं से होके गुजरते थे। इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति की अगर आप बात करें तो इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति अभी हमने आपको बताया मानचित्र में कि किस प्रकार से इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति थी। और दोस्तों इसके अलावा जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड का जो नक्शा अभी आपने मानचित्र अभी आपने देखा था, तो इसमें खास बात ये थी कि इंग्लैंड के अधिकांश शहरों को नहरों से जोड़ दिया गया था। समुद्र को जो है अधिकांश शहरों के साथ नहरों के द्वारा जोड़ दिया गया था। वहाँ एक नहरों उन्माद का युग भी आया था, नहरों के क्षेत्र में भी वहाँ क्रांति आई थी। तो अधिकांश शहर जो थे समुद्र से नहरों के द्वारा जोड़ दिए गए थे। तो ऐसा माना जाता है कि जो इंग्लैंड का कोई भी शहर समुद्र से या जल मार्ग से 15 मील की दूरी से अधिक नहीं था। याद रखिए, 15 मील से ज़्यादा दूरी पर स्थित नहीं था। तो एक तरह से इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जो प्रगति मिली इंग्लैंड की वजह से, क्योंकि तैयार माल को वहाँ से मुख्य शहरों में जल्दी पहुँचाया जा सकता था इसकी वजह से। तो ये भौगोलिक स्थिति भी एक महत्वपूर्ण कारण बनती है वहाँ पर औद्योगिक क्रांति का। इसके अलावा सस्ते जलमार्ग और जहाज़ों का प्रभुत्व भी इसके इंग्लैंड के पास था। इंग्लैंड की एक मजबूत वित्तीय प्रणाली और संस्थाएं भी थी दोस्तों, याद रखिए। इंग्लैंड की जो एक मजबूत वित्तीय प्रणाली थी इंग्लैंड के पास, और वहाँ पर कई संस्थाएं थी, जिसमें हम बात करें कि जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो नए नए उद्योग बन रहे थे, नए नए जो उद्योगपति बने थे, उनको ऋण देने में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने महत्वपूर्ण भूमिका। इसके अलावा जो अन्य संस्थाएं थी, वो अन्य निजी संस्थाएं, प्राइवेट जो बैंक थे, वो भी काफ़ी मात्रा में थे वहाँ पर। अब देखते हैं कि नए जो परिवहन की तंत्र की उपलब्धता भी थी ब्रिटेन के पास। ब्रिटेन ने जो नए परिवहन तंत्र की उपलब्धता, उसके जैसे रेल मार्गों का निर्माण सबसे पहले ब्रिटेन ने किया था। तो परिवहन तंत्र की उपलब्धता उसके पास। इसके अलावा नहरों की हमने बात की, तो दो तरह के हम बात करें, एक तो नहरें और एक रेल। तो रेल मार्ग और नहरें जो थी, उन्होंने ब्रिटेन की जो आर्थिक प्रगति थी उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शुरुआत जब औद्योगिक क्रांति की होती है तो उसमें नहरों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, और उसके बाद हम देखते हैं कि उसमें तेजी आती है जब रेल, यानी कि जब रेलवे का आविष्कार होता है, उसके बाद उसमें तेजी आ जाती है। 18वीं सदी के आविष्कारों की, और ये जो 18वीं सदी थी दोस्तों, ये मुख्य रूप से आविष्कारों की सदी मानी जाती है, क्योंकि लगभग माना जाता है 26,000 आविष्कार हुए थे इस दौरान। याद रखिए, बहुत बड़ी बात है कि जो 18वीं सदी थी उसमें 26,000 लगभग आविष्कार हुए थे इसमें। और इनमें से जो अधिकांश आविष्कार हैं वो आप देखोगे कि 1782 से लेकर 1800 ईस्वी के बीच ही हुए थे।
इनमें से जो अधिकांश आविष्कार हुए कब हुए हैं, वो 1782 से लेकर 1800 ईस्वी तक के बीच ये हुए हैं। तो इतनी बड़ी मात्रा और विशेषकर इस प्रथम चरण में अधिकांश आविष्कार हुए हैं जिनका फायदा ब्रिटेन को मिला है। और ये जो प्रमुख क्षेत्र थे, कौन कौन से क्षेत्र थे जहाँ पर ये रूपांतरण हुआ, ये क्रांति आई, उनमें हम बात करें लौह उद्योग को हम शामिल कर सकते हैं, कपास की कताई और बुनाई के क्षेत्र इसमें शामिल किए जा सकते हैं, भाप की शक्ति का जो विकास हुआ और उसका किस तरह से खनन क्षेत्र में इस्तेमाल किया गया, बाद में रेलवे में उनका इस्तेमाल किया गया, और रेल मार्गों की जो शुरुआत थी। ये 4 महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं, ये जो है क्रांति लेके आए इंग्लैंड में या ब्रिटेन में। तो दोस्तों इस प्रकार इस भाग में, भाग 3 में हमने बात की है कि ये जो औद्योगिक क्रांति है ये आखिर ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में ही क्यों संपन्न हुई थी। हमने इसके तमाम जो कारण थे उन पर विस्तार से चर्चा कर ली है। अगले भाग में हम बात करेंगे कि ये जो क्रांति थी, ये जो प्रथम चरण का जो औद्योगिक क्रांति आई है, ये मुख्य रूप से लौह उद्योग में आई है और वस्त्र उद्योग में आई है। उनके ऊपर हम अगले भाग में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।